आज हम बोस्टन टी पार्टी के बारे में जानने वाले हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटनाएं क्यों हुई, क्या क्या कारण रहे जिससे यह घटना हुई, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। 17वीं सदी में यूरोपियन लोगों में चाय की लोकप्रियता बढ़ गई थी। पूर्वी इंडीज से आयात करने के लिए कई कंपनियों का गठन हुआ था। 1698 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के आयात का एकाधिकार दे दिया। जब चाय ब्रिटिश उपनिवेशों में लोकप्रिय बन गई तो 1721 में संसद ने एक अधिनियम जारी करके विदेशी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कोशिश की, जिसके अनुसार उपनिवेश केवल ग्रेट ब्रिटेन से ही चाय का आयात कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उपनिवेशों को चाय निर्यात नहीं करती थी। कानून बनने के बाद कंपनी को अपनी सारी चाय इंग्लैंड में नीलामी द्वारा थोक में बेचनी थी। इसके बाद ब्रिटिश कंपनियों ने इस चाय को खरीदा और उपनिवेशों को निर्यात किया, जहां उन्होंने बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन में इसे दोबारा व्यापारियों को बेचा। 1767 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेट ब्रिटेन में आयात होने वाली चाय पर मूल्य अनुसार लगभग 25% शुल्क का भुगतान किया। ग्रेट ब्रिटेन में खपत के लिए बेची जाने वाली चाय पर संसद ने अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। हालांकि पोलैंड में आयात होने वाली चाय पर डच सरकार ने टैक्स नहीं लगाया था। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश और ब्रिटिश अमेरिकी तस्करी द्वारा डच चाय कहीं अधिक सस्ते दामों में खरीद सकते थे। इंग्लैंड अवैध चाय का सबसे बड़ा बाजार था और ब्रिटिश अमेरिका में भी डच चाय की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही थी। 1760 तक ग्रेट ब्रिटेन में तस्करी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड का नुकसान हो रहा था। 1767 में तस्करी द्वारा लाई जाने वाली चाय का मुकाबला करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करने के लिए संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम इंडेमनिटी एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में चाय पर टैक्स कम कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस चाय पर 25% शुल्क का वापस भुगतान रिफंड किया गया, जिसे उपनिवेशों को पुनर्निर्यात किया गया था। सरकार को इस राजस्व हानि से बचाने के लिए संसद ने 1767 में टाउनशेंड राजस्व अधिनियम भी पारित किया, जिसके द्वारा उपनिवेशों पर चाय के अतिरिक्त नए टैक्स लगाए गए। हालांकि तस्करी की समस्या को हल करने के बजाय टाउनशेंड शुल्कों ने संसद पर उपनिवेश पर टैक्स लगाने के अधिकार को एक नए विवाद को जन्म दे दिया। 1760 में ग्रेट ब्रिटेन और उपनिवेशों के बीच विवाद आरंभ हुआ, जब पहली बार संसद में राजस्व को बढ़ाने के लिए उपनिवेशों पर सीधे टैक्स लगाने की मांग उठी। कुछ उपनिवेश, जिन्हें व्हिग्स के नाम से जाना जाता था, उन्होंने नए टैक्स का यह कहते हुए विरोध किया कि उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के बिना ब्रिटिश वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ग्रेट ब्रिटेन में इसका अर्थ यह था कि केवल संसद द्वारा ही टैक्स लगाए जा सकते थे। उपनिवेश वासियों ने संसद के सदस्यों का चुनाव नहीं किया था और इसलिए अमेरिकी व्हिग्स ने बहस की कि उपनिवेशों पर इस समिति द्वारा टैक्स नहीं लगाया जा सकता था। व्हिग्स के अनुसार उपनिवेश वासियों पर केवल उनकी स्वयं की औपनिवेशिक विधानसभा द्वारा ही टैक्स लगाया जा सकता था। जब 1767 में टाउनशेंड अधिनियम के द्वारा नए टैक्स लगाए गए, व्हिग्स उपनिवेशों ने फिर से विरोध और बहिष्कार के साथ जवाब दिया। व्यापारियों ने एक गैर आयात समझौता किया और कई उपनिवेशों में ब्रिटिश चाय नहीं पीने की शपथ दिलाई गई। हालांकि तस्करी जारी रही, विशेषकर न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में, जहां चाय की तस्करी बोस्टन से हमेशा ज़्यादा अधिक थी। करयुक्त चाय का विशेष कर रिचर्ड क्लार्क और मैसाचुसेट्स के राज्यपाल थॉमस हचिसन के बेटे द्वारा बोस्टन में आयात जारी रहा, जब तक कि मैसाचुसेट्स व्हिग्स के दबाव में आकर उन्होंने आयात समझौते का पालन नहीं किया। आखिरकार विरोध के कारण 1770 में संसद ने टाउनशेंड शुल्क को निरस्त कर दिया, चाय टैक्स को छोड़कर, जिसे प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने अमेरिकियों पर टैक्स लगाने का अधिकार कहकर जारी रखा। करों का यह आंशिक निरस्तीकरण अक्टूबर 1770 तक गैर आयात आंदोलन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। 1771 से 1773 तक एक बार फिर ब्रिटिश उपनिवेशों में बड़े पैमाने पर चाय का आयात हुआ, जिस पर व्यापारी प्रति पौंड 3 पेंस
टाउनशेंड शुल्क का भुगतान करते थे। हालांकि तस्करों का अभी भी न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के बाजारों के अधिकांश भाग पर कब्जा था। बोस्टन वैध चाय का सबसे बड़ा आयातक था। 1767 क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसके द्वारा उपनिवेशों को पुनः निर्यात किए जाने वाली चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 25% शुल्क वापस मिलता था, इसे 1772 में समाप्त कर दिया गया। 1772 में संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया, जिससे ब्रिटेन में आयात होने वाली चाय पर वास्तव में 10% का ही शुल्क रह गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में 1767 में निरस्त किए गए सभी टैक्स को पुनः बहाल कर दिया गया और उपनिवेशों पर 3 पेंस प्रति पौंड का शुल्क लागू कर दिया गया। इस नए टैक्स के बोझ से ब्रिटिश चाय की कीमत बढ़ने से बिक्री में कमी आई और कंपनी ने ग्रेट ब्रिटेन में चाय का आयात जारी रखा। हालांकि चाय का एक विशाल स्टॉक इकट्ठा हो गया था, जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। इन और अन्य कारणों से 1772 के अंत तक ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गई थी। इनमें से कुछ टैक्स को समाप्त करना इस संकट का एक स्पष्ट समाधान था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में टाउनशेंड शुल्क को खत्म करने की मांग की, लेकिन नॉर्थ मंत्रालय तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस कार्रवाई से यह संदेश जा सकता था कि संसद उपनिवेशों पर टैक्स लगाने के अधिकार से पीछे हट रही है। संसद के कुछ सदस्य इस टैक्स को यह तर्क देते हुए समाप्त करना चाहते थे कि उपनिवेशिक विवाद को भड़काने की कोई वजह नहीं है। उदाहरण के लिए राजकोष के पूर्व चांसलर विलियम डाउडस्वेल ने लॉर्ड नॉर्थ को चेतावनी दी थी कि टाउनशेंड शुल्क को बनाए रखने पर अमेरिकी चाय को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु नॉर्थ टाउनशेंड शुल्क से प्राप्त राजस्व को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसका प्रयोग कुछ औपनिवेशिक राज्यपालों तथा न्यायाधीशों के वेतन का भुगतान करने के लिए किया जाता था। पूर्व में इन अधिकारियों को औपनिवेशिक विधानसभा के द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश संसद उन्हें वेतन का भुगतान इसलिए करती थी ताकि वे उपनिवेशवासियों के प्रति जवाबदेह बनने की बजाय ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहे। इतिहासकार बेंजामिन लबारी के अनुसार जिद्दी लॉर्ड नॉर्थ ने प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील ठोक दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में चाय के बढ़ते स्टॉक को कम करने का एक और संभव उपाय था कि इसे सस्ते दामों पर यूरोप में बेचा जाए। इस संभावना की जांच की गई, किंतु यह निष्कर्ष निकाला गया कि चाय की दोबारा ग्रेट ब्रिटेन में तस्करी होगी, जहां यह टैक्स वाली चाय से कम कीमत पर बिकेगी। इसलिए ऐसा लगा कि कंपनी के अतिरिक्त चाय बेचने का सबसे अच्छा बाजार अमेरिकी उपनिवेशी होंगे, यदि इसे तस्करी द्वारा लाए जाने वाली डच चाय की तुलना में सस्ता बनाने का तरीका खोजा जा सके। नॉर्थ मंत्रालय का समाधान था चाय अधिनियम, जिसे 10 मई 1773 को किंग जॉर्ज की अनुमति मिली। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में आयात की जाने वाली चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की 25% शुल्क वापसी को बहाल कर दिया गया और पहली बार कंपनी को स्वयं उपनिवेशों में चाय निर्यात करने की अनुमति दी गई। इससे कंपनी लंदन में होने वाली थोक नीलामी में चाय खरीदने वाले बिचौलियों को हटाकर कीमतों में कमी कर सकती थी। बिचौलियों को बेचने के बजाय कंपनी ने माल लेने के लिए औपनिवेशिक व्यापारियों को नियुक्त किया। बदले में व्यापारी कमीशन के आधार पर चाय बेचते थे। जुलाई 1773 में न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन और चार्ल्सटन में चाय व्यापारियों को चुना गया। टाउनशेंड शुल्क के प्रभावी होने के बावजूद चाय अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले से अधिक सस्ती चाय बेचने की अनुमति देता था, जिससे उसके दाम तस्करों द्वारा प्रस्तावित दामों से कम थे। यह समझते हुए कि टाउनशेंड शुल्क का भुगतान राजनीतिक तौर पर संवेदनशील था, कंपनी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करके टैक्स बचाना चाहती थी कि एक बार उपनिवेशों में उतरने पर या तो एक बार में ही लंदन में इसका भुगतान किया जाए, या चाय बेचने के बाद व्यापारी खुद चुपचाप शुल्क का भुगतान करे। उपनिवेशवासियों से यह टैक्स छिपाने का प्रयास असफल रहा। सितंबर और अक्टूबर 1773 में चाय से लदे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के 7 जहाज उपनिवेशों में भेजे गए। 4 बोस्टन की तरफ,
और न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन की तरफ एक एक जहाज भेजा गया। जहाज़ों में 2000 से अधिक पेटियों में लगभग 6 लाख पाउंड चाय भरी हुई थी। जब जहाज रास्ते में थे, अमेरिकियों को चाय अधिनियम का विवरण पता चल गया और विरोध बढ़ने लगा। विग्स, जो कई बार खुद को सन ऑफ लिबर्टी कहते थे, उन्होंने जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की और व्यापारियों को इस्तीफे के लिए आश्वस्त या मजबूर किया। विरोध आंदोलन, जो बोस्टन टी पार्टी के समाप्त हुआ था, ज़्यादा टैक्स से उत्पन्न विवादों के बारे में नहीं था। वास्तव में वैध रूप से आयात की जाने वाली चाय की कीमत 1773 में चाय अधिनियम के द्वारा कम कर दी गई थी। प्रदर्शनकारी इसके बजाय अन्य मुद्दों पर चिंतित थे। कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन का उद्देश्य मुख्य अधिकारियों को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त कराना बताया। यह विशेषकर मैसाचुसेट्स के लिए सच था, क्योंकि यही अकेला उपनिवेश था जहां टाउनशेंड शुल्क का कार्यक्रम पूरी तरह से लागू किया गया। औपनिवेशिक व्यापारियों, जिनमें से कुछ तस्कर थे, उन्होंने विरोध आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि चाय अधिनियम ने वैध रूप से आयात होने वाली चाय को इतना सस्ता बना दिया था कि जिससे डच चाय के तस्करों को व्यापार से बाहर होने का खतरा लगने लगा था। वे चाय व्यापारी, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारी का दर्जा नहीं दिया गया था, वे भी अधिनियम के कारण आर्थिक संकट की स्थिति में थे। व्यापारियों के लिए चिंता का दूसरा कारण यह था कि चाय अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय के व्यापार पे एकाधिकार सा हो गया था। इससे यह आशंका जताई जा रही थी कि भविष्य में सरकार द्वारा बनाए जाने वाली एकाधिकार नीति में अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता था। बोस्टन के दक्षिण में प्रदर्शनकारियों ने चाय व्यापारियों को सफलतापूर्वक इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। चार्ल्सटन में दिसंबर की शुरुआत तक व्यापारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया और लावारिस चाय को कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया। फिलाडेल्फिया में बड़े पैमाने पर विरोध बैठकें हुई। बेंजामिन रस ने देशवासियों से चाय को उतारने का विरोध करने का आग्रह किया। उनके मुताबिक माल में गुलामी के बीज थे। दिसंबर की शुरुआत तक फिलाडेल्फिया के व्यापारियों ने इस्तीफा दे दिया। जहाज के कप्तान को माल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा और चाय से लदा जहाज अपने माल के साथ इंग्लैंड की ओर लौट गया। न्यूयॉर्क शहर को जाने वाला जहाज खराब मौसम की वजह से देर में पहुंचा। जब तक पहुंचा, व्यापारी इस्तीफा दे चुके थे और जहाज को चाय के साथ वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। मैसाचुसेट्स के अलावा हर उपनिवेश में प्रदर्शनकारी चाय व्यापारियों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने या चाय को वापस भेजने में सक्षम रहे। हालांकि बोस्टन में राज्यपाल हचिसन अपने दृढ़ निश्चय के साथ डटे हुए थे। उसने चाय व्यापारियों, जिनमें से 2 उसके बेटे थे, सभी को पीछे न हटने या इस्तीफा न देने के लिए मना लिया। जब चाय से लदा जहाज डार्टमाउथ नवंबर के अंत में बोस्टन हार्बर बंदरगाह पर पहुंचा, व्हिग नेता सैमुअल एडम ने 29 नवंबर 1773 में फेइंगल हॉल में बड़ी सामूहिक बैठक आयोजित की। हजारों लोग पहुंचे, इतने अधिक की बैठक अधिक बड़े ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस में स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश नियमों के अनुसार डार्टमाउथ को माल उतारना था और 20 दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान करना था, नहीं तो कस्टम अधिकारी माल को जब्त कर सकते थे। डार्टमाउथ के कप्तान को बिना आयात शुल्क का भुगतान किए जहाज को वापस जाने का आग्रह किया गया। इस बीच बैठक में से 25 लोगों को जहाज की निगरानी तथा चाय की पेटियों को उतरने से रोकने के लिए नियुक्त किया गया था। राज्यपाल हचिसन ने बिना शुल्क अदायगी के डार्टमाउथ को छोड़ने से इनकार कर दिया। चाय से लदे 2 और जहाज एलिआनोर और द बीवर भी बोस्टन हार्बर बंदरगाह पर पहुंचे। एक और चाय से लदा जहाज द विलियम भी भेजा गया था, लेकिन इसे एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ा और यह रास्ते में नष्ट हो गया। 16 दिसंबर, जो डार्टमाउथ की समय सीमा की अंतिम तिथि थी, लगभग 7,000 लोग ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस में इकट्ठा हुए, यह जानने के बाद कि राज्यपाल हचिसन ने जहाज़ों को छोड़ने से इनकार कर दिया है। एडम्स ने घोषणा की कि यह बैठक इस देश को बचाने के लिए और कुछ नहीं कर सकती। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एडम्स का बयान चाय पार्टी शुरू करने के लिए एक सुनियोजित
संकेत था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एडम्स के कथित संकेत के 10 या 15 मिनट तक लोगों ने बैठक नहीं छोड़ी तथा वास्तव में एडम्स ने लोगों को रोकने का प्रयास किया क्योंकि बैठक अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। लोग ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस से बाहर निकलकर बोस्टन हार्बर की ओर बढ़ने लगे। उस शाम लगभग 30 से 130 पुरुषों का एक समूह, जिनमें से कुछ मोहाक इंडियन के भेष में थे, तीनों जहाज डार्टमाउथ, एलियानोर और द बीवर पर चढ़े और 3 घंटे में सभी 342 चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद यह देखना था कि ब्रिटेन की प्रतिक्रिया क्या होगी। राज्यपाल थॉमस हचिसन ने सन्स ऑफ लिबर्टी के साथ कठोर तरीके से पेश आने का आग्रह किया, लेकिन बात यह है कि राज्यपाल थॉमस हचिसन ने वही किया होता जो अन्य राज्यपालों ने किया था और जहाज़ों के मालिकों तथा कप्तानों को उपनिवेशवासियों के साथ मुद्दे को सुलझाने दिया होता तो डार्टमाउथ, एलियानोर और द बीवर बिना चाय उतारे चले गए होते। वहीं ब्रिटेन में वे नेता जिन्हें उपनिवेशवासियों का हितैषी समझा जाता था, वे भी इस घटना से आश्चर्यचकित थे और इस घटना ने वहां सभी दलों को उपनिवेशों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि परिणाम जो भी हो, हमें कुछ जोखिम लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि इस कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता और इसका जवाब उन्होंने बोस्टन की बंदरगाह को बंद करके तथा अन्य कानूनों की जगह अनिवार्य अधिनियमों को लागू करके दिया। चाहे अधिनियम को औपनिवेशिक कराधान अधिनियम 1778 द्वारा खत्म कर दिया गया। बोस्टन टी पार्टी अंततः एक ऐसी प्रतिक्रिया साबित हुई जिसने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व किया। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।